नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूं और शुरुआत करेंगे। इंडिया चाहता है कि एक बहुत बड़ी खबर से, खबर मुंबई से आ रही है। लगातार जिस खबर को हम आपको दिखा रहे थे वो एनसीबी मामले, जो एनसीबी का अधिकारी है समीर वानखेड़े, उनको आर्यन खान की जांच से अलग कर दिया गया है। आर्यन खान ड्रग्स कांड जो हुआ था, जिसको क्रूज ड्रग्स कांड भी कहा गया, उस मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े से ये जांच अब ले ली गई है। उनको इस जांच से हटा दिया गया है। बड़ी खबर है, अब से करीब कुछ ही मिनट पहले ये खबर आई है। समीर वानखेड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उन समीर वानखेड़े जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उनसे ये जांच ले ली गई है। समीर वानखेड़े पर इस जांच के दौरान गंभीर आरोप लगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों से पैसे की उगाही कर रहे थे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब पकड़ा, उसका मकसद भी शाहरुख खान से पैसे उगाने का था। उन पर इल्जाम लगा एक शख्स के द्वारा कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। 18 करोड़ की डील थी उगाही की, जिसमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े के पास जाने थे और बाकी लोग उन तमाम बाकी पैसे उन लोगों के पास जो उस पूरे कांड में समीर वानखेड़े की मदद कर रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त जुड़ गए। मृत्युंजय, समीर वानखेड़े लगातार जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ, उसमें ड्रग्स का मामला सामने आया, फिर दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, तमाम एक्ट्रेसेस की पेशी, और अब आर्यन खान का मामला, नवाब मलिक ने मोर्चा खोला और ये कहा कि समीर वानखेड़े एक करप्ट अधिकारी है। समीर वानखेड़े पर एक इंटरनल इंक्वायरी हो रही है डिपार्टमेंट की तरफ से, विजिलेंस की। क्या इसीलिए इनको जांच से अलग किया गया ताकि वो इंक्वायरी आज़ादी के साथ हो सके और किसी तरह का दिक्कत आर्यन खान के केस पर ना आ सके? बिल्कुल सुमित जी, यही बात रूप से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले 2 सालों में जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं ड्रग्स से जुड़े हुए, वो कहीं न कहीं समीर वानखेड़े की निगरानी में, उनके नेतृत्व में हो रहे थे। चाहे वो पिछली बार हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण के दौरान बॉलीवुड के तमाम बड़ी हस्तियों को बुलाने का मामला हो, या अभी क्रूज ड्रग्स मामला हो। कहीं न कहीं नवाब मलिक जो एक मंत्री के पद पर है, कैबिनेट मंत्री पद पर है, वो लगातार आक्रामक थे, हमलावर थे और बेहद गंभीर आरोप लगाए। इसमें महत्वपूर्ण आरोप यह है कि 1000 करोड़ रुपए की वसूली की गई मालदीव्स में। एक ये बड़ा आरोप लगाया गया। दूसरा आरोप लगाया गया कि कई लोगों को यहां पर फंसाने का काम किया गया फर्जी ड्रग्स के नाम पर। तीसरा यह आरोप लगाया गया कि बॉलीवुड में प्रसिद्धि के लिए ये बॉलीवुड के कलाकारों को टारगेट करते हैं। चौथा आरोप लगाया गया कि एक पूरा नेक्सस काम करता है जिसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो लगातार नवाब मलिक आक्रामक हो रहे थे। एनसीबी को बैकफुट पर आना पड़ा। ज्ञानेश्वर सिंह को मुंबई भेजना पड़ा कि वो एक इंटरनल इंक्वायरी करें, जांच करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। ज्ञानेश्वर सिंह यहां से वापस दिल्ली गए। उन्होंने रिपोर्ट वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कहीं भविष्य में चाहे फैसला एनसीबी के पक्ष में आए या कोई बरी हो जाए, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। और इसीलिए एनसीबी ने तय किया है कि 6 मामले, इन 6 मामलों को समीर वानखेड़े से अलग कर दिया जाए। समीर वानखेड़े अब ये जांच नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली से एक अधिकारी आ रहे हैं संजय सिंह, ये 6 केस की जांच करेंगे। ये 6 कौन से 6 केस है मृत्युंजय? आर्यन खान का एक केस पता है दुनिया को, एक केस समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, उनका केस है, और कौन से बाकी के 3-4 केसेस हैं? बिल्कुल, देखिए जो अशोक लूथरा जैन जो यहाँ के डीडीजी हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा 6 केसेस है। एक तो क्रूज ड्रग्स केस जैसा आपने बताया, दूसरा नवाब मलिक के दामाद 8 महीना जेल में आ चुके हैं, वो एक मामला है। तीसरा जिसमें 1000 करोड़ रुपए वसूली उगाही का आरोप लगाया है, यानी कि रकुल को बुलाना, दीपिका पादुकोण को बुलाना, श्रद्धा कपूर को बुलाना, सारा अली को बुलाना, इन लोगों को जो बुलाया गया था, ये मामला कहां तक पहुंचा है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण एफआईआर नंबर 16/2020, एफआईआर नंबर 17/2020, ये 2 जो मामले हैं, इसमें से एक हिस्सा जिसमें बॉलीवुड के लोगों को बुलाया गया था ड्रग्स चैट के आधार पर, यह मामला है। इसके अलावा आपने मुच्छड़ पान वाला वाली एक कहानी सुनी होगी, जो जिसमें वो पकड़े गए थे, पान में ड्रग्स मिलाते थे, यह आरोप लगा हुआ था। उस मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। उससे संबंधित लोगों वाले मामले में भी ये केस जो है दिल्ली की टीम जांच करेगी, और 2 अन्य मामले हैं, ये इसकी जानकारी आना अभी जैसे कि नवाब मलिक ने ट्वीट किया कुछ देर पहले, जो समीर वानखेड़े पे सवाल खड़े कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आखिर में एक क्विक रिएक्शन आपका चाहता हूं, तो क्या ये माने नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े की जो जंग थी, इसमें पहला राउंड नवाब मलिक के पास चला गया है, जीत गए हैं वो?
निश्चित तौर पर अभी तक के नतीजे देखें तो 1-0, नवाब मलिक 1 और समीर वानखेड़े 0, क्योंकि जो वो चाहते थे वो हो गया। नवाब मलिक चाहते थे कि समीर वानखेड़े को केस से पहले हटाया जाए, हो गया। अब दूसरा उन्होंने पुणे की एक सभा में कह दिया कि मैं इसकी नौकरी खा जाऊंगा। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे वो किस प्रकार के सबूत, दस्तावेज और ये सामने रखते हैं और उस पर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर एनसीबी बैकफुट पर नजर आई और नवाब मलिक जो चाहते थे वो हो गया। चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जानकारी के लिए। एक और गंभीर इल्जाम जो नवाब मलिक ने लगाया था वो था गलत तरीके से सरकारी नौकरी पाने का। कहने को कहा गया कि वो दलित है, नौकरी पा गए, लेकिन दरअसल वो मुसलमान हैं पैदाइशी। ऐसा इल्जाम भी नवाब मलिक ने लगाया है। वो भी एक पूरी कंट्रोवर्सी अलग चल रही है। आइए अब बात करते हैं आज की उस खबर की जिसको हमारी वोटिंग जो होती है आप दर्शकों के बीच में, उसमें नंबर 1 जो खबर आई थी, क्योंकि ये खबर तो ब्रेकिंग थी, अभी आई थी 10-15 मिनट पहले ही, लेकिन जो खबर पे वोट करके आपने पसंद किया वो खबर है डीजल और पेट्रोल वाली खबर। डीजल पेट्रोल की कीमतों से एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार ने कटौती की है, तो बीजेपी की राज्य सरकारों ने वैट में भी कटौती कर दी। इस खबर से आप लोग बाकायदा वाकिफ हैं, लेकिन आज की खबर यह है कि विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्यों ने अपने हिस्से का वैट कम नहीं किया है, इनफैक्ट इनकार कर दिया है। इन सरकारों का यह कहना है कि केंद्र सरकार पहले अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है वो 2014 के स्तर पर लेकर आए, फिर विपक्ष वाली जो सरकारें हैं राज्यों में वो उसका स्वागत करके उस तरह का कदम उठा सकती हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले तेल पर मचे सियासी खेल को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज मीटर देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। दीपावली का गिफ्ट है ये। फिर बढ़ेगा जी, वो ना रुक रहा। कोई पता नहीं है, आज कर दिए कल क्या होगा। ऐसा ही और थोड़ा कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कम से कम 80 या 90 तक लाके छोड़ना मांगता है। कुछ भी राहत नहीं है, या ऐसे ऑलरेडी इतना जंप कर रखा है। 5 और 10 रुपए ही सही, पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज कम करके केंद्र सरकार ने लोगों को कुछ राहत तो जरूर दी है। हालांकि पेट्रोल के दाम अभी भी ज्यादातर शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हैं, लिहाजा लोगों को और राहत की उम्मीद है। विपक्ष पिछले लंबे वक्त से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग कर रहा था, लेकिन अब जब सरकार ने एक्साइज में कटौती की है तब भी इस पर सियासत थम नहीं रही। कांग्रेस समेत विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार ने ये कटौती उपचुनाव में हार के नतीजों के चलते की है। अगर देश चाहता है कि पेट्रोल फिर से 71 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे, अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी जो नाटक किए हैं 5 रुपया घटाने का डीजल फ्यूल पर से, ये बोगस। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लालू जी? 50 रुपया कम करिए, कोई राहत नहीं है। चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों का सीधा असर महंगाई पर हो रहा है और जनता कराह रही है। आपकी पसंद की खबरों को लेकर आने वाला इंडिया चाहता है में हमने लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाया। पेट्रोल की कीमत पर यह बढ़ोतरी करीब 35% की है। बावजूद इसके तेल से ही 2021-22 की पहली तिमाही में केंद्र सरकार की कमाई 90,750 करोड़ रुपए हुई। सरकार ने अब एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कई राज्यों ने वैट, लेकिन कांग्रेस अपने राज की दुहाई दे रही है। रणदीप सुरजेवाला ने मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के दौरान एक्साइज ड्यूटी की तुलना वाला ट्वीट किया है। कांग्रेस सरकार के वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं मोदी सरकार में इस कटौती के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपए की कटौती के बाद 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद बीजेपी शासित कई राज्यों ने भी वैट को कम किया है। अब वैट पर राजनीतिक बल्लेबाजी जारी है। 1 नवंबर को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा जेब कतरा पूरे देश में तो कोई नहीं है। जो यूपीए सरकार में 2014 के पहले तक के जितना सेंट्रल एक्साइज
ड्यूटी था उसमें उतने ही उसमें उस ड्यूटी के स्तर पे ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। मोदी सरकार 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगा दे, हम लोग भी 2014 की जो हमारी वेट की पॉलिसी थी वो लागू कर देंगे। डीजल पेट्रोल की कीमतें तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। एक्साइज और वैट सरकारों के हाथ में है। चाहे बीजेपी हो या विपक्ष की राज्य सरकारें, कोई भी अपने हिस्से की कमाई हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन चुनाव का मौसम आते ही तेल कंपनियां भी दाम बढ़ाने पर ब्रेक लगा देती हैं और सरकार भी टैक्स में राहत का लॉलीपॉप जनता को थमा देती है। यही सियासत है और यही तेल का खेल। और इंडिया चाहता है, मैं अब आगे बढ़ने से पहले आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय जरूर जान लीजिए। आपसी सियासी फायदे नुकसान की लड़ाई में आम भारतवासी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा था। इसीलिए इस मुद्दे पर मेरी राय है कि अब अलग अलग पेट्रोल डीजल के दामों का एक ही इलाज हो सकता है कि ईंधन उत्पादों के दाम पूरे देश में एक से हों, यानी जीएसटी के दायरे में आ जाए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय हमको मिस्ड कॉल के जरिए भेज सकते हैं। भेजते रहिए, बहुत सी राय आनी शुरू भी हो गई है। शो के आखिर में हम दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं। मेरी राय बहुत साफ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि देश में किसी भी राज्य में किसी भी के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, और तभी हुआ जब चुनाव सर पर नाच रहा हो। कुछ बातें याद दिलाता हूं। 5 अक्टूबर 2018 को डीजल और पेट्रोल पर ₹1.5 एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, लेकिन बीजेपी इसके बावजूद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गई, जहां पर उसकी सरकारें हुआ करती थी। तेलंगाना में भी पार्टी नहीं जीती थी, लेकिन वहां बीजेपी का कुछ भी दांव पर नहीं था। बस मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत सका था। वैसे ही 4 अक्टूबर 2017 को डीजल पेट्रोल पर ₹2 एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी। तब बीजेपी 2 महीने बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों को जीतने में कामयाब हुई थी। इस साल अप्रैल में 5 राज्यों के चुनाव के दौरान 15 अप्रैल से 13 मई के बीच तेल के दाम में रत्ती भर बढ़ोतरी नहीं की गई। बीजेपी तब असम में चुनाव जीत गई, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में वो सरकारें नहीं बना पाई। हालांकि पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी बीजेपी का कोई खास असर उन राज्यों में पहले से ही नहीं माना जाता था। वैसे राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कटौती आम आदमी को राहत देती है। अगर डीजल की कीमत ₹1 कम होती है तो 1 एकड़ की खेती में किसी एक किसान को ₹100 तक की बचत हो जाती है। अब इसी के बाद अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ का दर्शन करने पहुंचे। देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां केदारनाथ दौरा था। प्रधानमंत्री सबसे पहले बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे और गर्भगृह में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम से देश के 87 मंदिर लाइव जुड़े हुए थे। इन मंदिरों में देश के जाने माने संत, केंद्र सरकार के कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उत्तराखंड की आपदा के बाद नई केदारपुरी बसाने के संकल्प को फिर से दोहराया, तो केदारनाथ से अपने जुड़ाव की यादें भी ताजा की। कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। बरसों पहले नुकसान यहां हुआ था,
वो अकल्पनीय था। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा? और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। उत्तराखंड चार धाम की धरती है। उन चार धाम के पुजारियों को तीर्थ पुरोहित कहते हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस बात के लिए नाराज थे कि उन्होंने राज्य के 51 मंदिरों का मैनेजमेंट देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम लाकर सरकार के पास कर लिया था। तीर्थ पुरोहित चाहते हैं कि मंदिरों पर उनका नियंत्रण रहे, सरकार का नहीं। आप देखिए कि त्रिवेंद्र रावत से तीर्थ पुरोहित किस कदर नाराज हैं कि केदारनाथ में पीएम के साथ त्रिवेंद्र वहां गए तक नहीं। कुछ दिनों पहले त्रिवेंद्र रावत केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए थे, तो तीर्थ पुरोहितों के विरोध के चलते बगैर दर्शन करे उनको वापस लौटना पड़ा था। पुरोहितों ने उनको काले झंडे तक उस वक्त दिखाए थे। हालांकि बीजेपी ने बाद में कहा था कि वो देवस्थानम अधिनियम की समीक्षा करेगी। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है और इसीलिए अभी तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड सरकार में अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। केदारनाथ की पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का उद्घाटन किया। 2013 की आपदा में शंकराचार्य के समाधि स्थल को भी नुकसान पहुंचा था। इसे अब दोबारा से भव्य तौर पर बनाया गया है। समाधि स्थल पर ही आदि शंकराचार्य की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिव्य प्रतिमा के सामने ध्यान अर्चन भी किया। आखिर वो प्रतिमा उस महंत सन्यासी की है जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में संन्यास लिया था और अगले 24 साल में धर्म के झंडे देश के चारों कोनों में फहरा दिए थे। आज जिस प्रतिमा का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया उसकी ऊंचाई 12 फीट है, वजन 35 टन है, जबकि इस मूर्ति को 130 टन की एक पत्थर से बनाया गया है। ये एक ब्लैक स्टोन की मूर्ति है जिस पर आग, पानी, हवा, धूप किसी चीज का कोई असर नहीं होता। इस मूर्ति को मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाया है। इसको सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के धाम में पहुंचाया गया था। और अब हम आपको बताते हैं कि कौन थे वो दिव्य पुरुष, वो सन्यासी जिन्होंने सिर्फ 32 साल की जिंदगी में धर्म को सदियों सदियों के लिए मजबूत बना दिया। उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश को एक आध्यात्मिक सोच में बांधने का काम किया आदि शंकराचार्य ने। भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की मानव जात को जरूरत थी। तब समाज में चेतना फूकी, नमे मृत्यु शंका, नमे जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं, जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है।
आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के काल्टी में हुआ था। माना जाता है कि इनका जन्म शिव के आशीर्वाद से हुआ था, इसीलिए इन्हें नाम मिला शंकर। जन्म से ही इनमें अद्भुत प्रतिभा थी। 3 साल की उम्र में ही उन्होंने मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ लिया। आदि शंकराचार्य के पिता की मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी। बालक शंकर जब शिक्षा के लिए आचार्य के पास गए तो जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 साल लग जाते थे, उसे बालक शंकर ने 2 साल में पूरा कर लिया। आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगोपांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। 8 साल की उम्र में बालक शंकर ने संन्यास ले लिया। इसके बाद शुरू हुई आध्यात्म और धर्म से उनके साक्षात्कार की यात्रा। गुरु की खोज में निकले शंकर कलाड़ी से तुंगभद्रा, श्रृंगेरी और गोकर्ण से होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर गुरु की उनकी खोज खत्म हुई। यहाँ गुरु श्री गोविंद पाद का आश्रम था। 4 साल तक वो उनकी सेवा में रहे और यहाँ उन्हें मिला नया नाम शंकराचार्य। शंकराचार्य की खासियत थी शास्त्रार्थ में उनकी महारत। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने धर्म के महापंडितों को परास्त किया। अपने ज्ञान की असल परीक्षा के लिए वो काशी पहुंचे। यहाँ उन्होंने बड़े बड़े सन्यासियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। उसके बाद शंकराचार्य की रामेश्वरम से धर्म यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची। पूर्व में बंगाल और असम गए और पश्चिम में वो तक्षशिला तक गए। पूरे देश में उन्होंने घूम घूम कर शास्त्रार्थ और धर्म को एक नई दिशा दी। यात्रा के बाद वो अपने शिष्यों को लेकर बद्रीनाथ गए और यहीं उन्होंने धर्म और आध्यात्म के प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना का फैसला किया। चारों मठों के लिए अपने शिष्यों को शंकराचार्य बनाया। ये सब कुछ 32 साल की उम्र में करके शंकराचार्य इस दुनिया से चले गए और पीछे छोड़ गए सबसे पुराने धर्म की कीर्ति पताका। और अब आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय, सबसे बड़े सन्यासी की रिपोर्ट के बाद लीड स्टोरी पर अपनी राय एक बार दोहरा देता हूं। और मेरी राय यह है कि अब अलग अलग पेट्रोल और डीजल के दामों का एक ही इलाज इस देश में हो सकता है, और वो है कि ईंधन उत्पादों के दाम पूरे देश में एक जैसे हों, यानी जीएसटी के दायरे में आने चाहिए। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो आप मिस कॉल के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं अपनी राय। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। सहमत होने पर 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत होने पर 7823944002 पर मिस कॉल दें। अभी तक 84% लोगों ने मेरी इस राय के साथ सहमति दिखाई है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाकर पूरे देश में एक समान कर देना चाहिए। हजारों लोग अब तक इस पोल में हिस्सा ले चुके हैं। मेरी राय बहुत साफ है कि पेट्रोल और डीजल के अलग अलग दामों का एक ही इलाज है कि देश में तमाम ईंधन उत्पादों यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन तमाम चीज़ों के दाम जो हैं वो जीएसटी के दायरे में आने चाहिए, ताकि एक देश एक दाम हो सके। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें। असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। अभी तक 84% लोग मेरी इस राय के साथ सहमत दिखाई दे रहे हैं। आपकी राय शो के आखिर में हम दिखाएंगे कि कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं मेरी राय से और कितने असहमत हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। बात इस बुलेटिन में बिहार की करते हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 28 लोगों की असमय मौत हो चुकी है। गोपालगंज में 17 और बेतिया जिले में 11 लोग जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। जब देश दिवाली के इस जश्न में डूबा था, तब इन 28 परिवार के लोगों के बीच मातम हो रहा था। शराब माफियाओं ने कैसे बिहार की पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया है, लोग कैसे लाचार हैं। इसके साथ साथ सुशासन बाबू होने का दावा करने वाले नीतीश कुमार और उनकी सरकार किस हद तक लचर दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन शराब धड़ल्ले से बिकती है, फर्जी शराब बन रही है, बिक रही है और लोग बाग को अपनी जान के लाले झेलने पड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार और निधि श्री की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। यहाँ के सब प्रशासन है, घर से पैसा लेते हैं, घर घर बटाते हैं। जब से शराबबंदी हुआ है होम डिलीवरी हो रहा है। कि प्रशासन की ही गलती है। मातम की ये तस्वीरें उस बिहार की हैं, जहां नीतीश कुमार दावा तो सुशासन होने का करते हैं, लेकिन वो दावा इन आंसुओं के सैलाब में बह गया। जब देश दिवाली के जश्न में डूबा था, तभी बिहार के 2 जिले आंसुओं में डूबे थे, क्योंकि जहरीली शराब की वजह से बिहार के गोपालगंज और बेतिया में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों में ज्यादातर गरीब तबके के लोग थे। मौत का कारण भले ही सरकारी कागजों में जहरीली शराब को बताया जाए, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि असल में जिम्मेदार बिहार सरकार है, जिसके भ्रष्ट अधिकारियों की शह में शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। जब से शराबबंदी हुआ है, जैसे समझिए कि ये होम डिलीवरी हो रहा है। घर में शराब पहुंचा जाता है। हाँ, पाउच पौवा वाला है, वो सबको पता है कि कहाँ मिलता है। जो पीने वाला है, पिलाने वाला उनको पता है। एक ठेका जैसा बनाया हुआ। नहीं, ठेके जैसे नहीं, चुप चोरी से मिलता है। शराब मिलना कितना आसान है, बिल्कुल आसान, कहीं भी मिल जाता है। कि प्रशासन की ही गलती है। सरकार बोलते हैं दारू बंद है, कहाँ बंद है? यहाँ के सब प्रशासन है, घर से पैसा लेते हैं, घर घर बटाते हैं। सुशासन के कपड़े फाड़ते स्थानीय निवासियों के ये बयान हवाई नहीं है, बल्कि लोगों के आरोप तो यहाँ तक हैं कि अवैध शराब के कारोबारियों ने बिहार में थाने के थाने खरीद लिए हैं। अवैध शराब के कारोबारियों ने आबकारी विभाग की ईमानदारी खरीद ली है। अवैध शराब के कारोबारियों ने अफसर से लेकर मंत्रियों तक को खरीद लिया है। अवैध शराब के कारोबारियों ने शराब की होम डिलीवरी की फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली है और उसी का नतीजा है ये तस्वीर। वक्त की मांग ये थी कि राज्य सरकार सीने से लगाकर इन बिलखते परिवारों को सांत्वना दे, इनके आंसू पोंछे, लेकिन इन सब की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, 1 नवंबर को दिया उनका ये बयान सुनिए। बार बार हम लोग कहते रहते हैं, आज नहीं जब भी हुआ, जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अगर आबकारी विभाग और पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करते तो नीतीश कुमार को शायद ये तंज नहीं कसना पड़ता, लेकिन नीतीश के इस बयान ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अगर ये बात कही है कि गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा, तो मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि भाई लोग गड़बड़ चीज नहीं पिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए, सही चीज बाजार में उपलब्ध हो, ताकि लोगों को इसकी मौत जो है इस तरह से नहीं हो। सरकार कोई भी बनाए वो ये दावा जरूर करता है कि उसकी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश में अर्थी जब भी किसी गरीब के आंगन में उठती है, उस पर सिर्फ सियासत होती है, क्योंकि सबको मालूम है गरीब का पैरोकार कोई नहीं। और ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के दामन पर जहरीली शराब से गरीबों की मौत का दाग पहली बार लगा हो। जहरीली शराब की वजह से कई बार बिहार में बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। इसी साल जुलाई में पश्चिमी चंपारण में 16 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई थी। उससे पहले मार्च में जब होली थी, तब 16 लोगों की जान जहरीली शराब ने ले ली थी। अक्टूबर 2017 में रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की मौत हुई थी। अगस्त 2016 में गोपालगंज के खजूरबानी में 21 लोगों की मौत हुई, और ये भी जहरीली शराब की वजह से ही। और ये सब उस नीतीश कुमार के राज में हुआ जिनकी सरकार कभी सुशासन की सरकार कहलाती थी। बिहार में शराबबंदी इसलिए हुई थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन जहरीली शराब का अवैध कारोबार
और ज्यादा जानलेवा हो गया है। नीतीश कुमार से पहले 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने राज्य में शराबबंदी की थी, लेकिन बढ़ती कालाबाजारी के कारण वो पाबंदी ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी। तब अवैध तरीके से शराब बेचने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब फिर से बिहार में कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शराब माफियाओं ने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद लिया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अफसरों से लेकर थानेदारों तक सब बिके हुए हैं, सब मोटा माल कमा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सिंडिकेट और इस सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट सत्ता के साथ, जो विपक्षी दल है उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने शराबबंदी लागू किया है। सरकार की जवाबदेही है कि शराबबंदी पूर्ण तौर पर लागू हो। कानून का उल्लंघन बिल्कुल कोई ना करे, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। मामला 25 से ज्यादा लोगों की मौत से जुड़ा है, इसीलिए मातम भी सियासी सहूलियत के हिसाब से मनाया जा रहा है। जो विपक्ष में है वो सरकार के सिर, और जो सरकार में है वो विपक्ष के सिर पर ठीकरा फोड़ रहा है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही मान रहे हैं कि सरकारी सिस्टम में शराब माफियाओं की सेंधमारी हो चुकी है। सबसे पहले सुनिए विपक्ष के आरोप। ये एक सिंडिकेट है, माफी के साथ कहता हूं, ये सिंडिकेट है जो गांव देहात से लेकर पटना के ऊपर सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग चला रहे हैं। आपको याद होगा कि थाने में शराब की जब जब्ती हुई थी और जब निकाला गया, जब शराब जो है उसको बिटाने के लिए, तो शराब का बोतल खाली था। क्या दलील दिया गया कि चूहा जो है उसको पी गया। ये हालत है थाने की। जो विपक्ष बोल रहा है वही बिहार के लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन सरकार और उसके सहयोगी कुछ और बोल रहे हैं। ऐसे तत्व जरूर हैं जो शराब का अवैध कारोबार करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो विपक्षी दल है उनका भी संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है। देखिए, विपक्षी दलों के नेताओं के शहबे बिहार काडर के 2012 बैच के आईएएस संजीव कुमार यादव लगातार शराब माफियाओं की मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये कि जब विपक्ष को मालूम है कि सरकार से शराब सिंडिकेट मिले हैं, तो वो उन्हें बेनकाब क्यों नहीं करता? और सत्ता के साझेदारों को मालूम है कि विपक्ष शराब माफियाओं के साथ है, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को इतना कुछ मालूम है, तो फिर पुलिस आंखें मूंदे क्यों बैठी है? लोगों का तो आरोप यहां तक है कि शराब माफियाओं ने सवाल पूछने, जवाब देने और कार्रवाई करने वालों के मुंह पर मोटी रकम का ताला मार दिया है। इसीलिए सब खामोश रहते हैं। ये मुंह कभी खुलते भी हैं तो रकम बढ़ा दी जाती है। ये सवाल नीतीश कुमार से पूछे ही जाते कि उसके पहले ही उन्होंने सवालों को समीक्षा का हवाला देकर टाल दिया। एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है, और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। सरकारी समीक्षा कैसे होती है, कितने दिनों में होती है, ये किसी से छुपा नहीं। इस बीच बिहार सरकार ने दावा किया है कि लोगों की मौत सिक्के का एक पहलू भर है। सच ये है कि कार्रवाइयां भी हुई हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में 187 लाख लीटर शराब जब्त हुई। शराब के सेवन या कारोबार से जुड़े 4 लाख के करीब लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले 60,000 वाहन जब्त हुए। शराब के खेल में शामिल 700 अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। अभी आपने जो आंकड़े देखे वो बिहार सरकार की उपलब्धि है या शराब माफियाओं की, ये तय आप कीजिए। हो सकता है कि अगले कुछ दिन बिहार सरकार एक्शन में दिखे, कुछ लोगों पर गाज भी गिरे, गिरफ्तारियों में भी तेजी आए, लेकिन जैसे ही विवाद शांत होगा, शराब माफिया फिर से अपना खेल शुरू कर देंगे, क्योंकि आबकारी मंत्री कह ही चुके हैं कि किसी भी कानून का पूरी तरह पालन मुमकिन नहीं। त्योहार के दिन पे मातम में छाए रहे बिहार के बहुत सारे परिवार। हमेशा की तरह एक बेहद खास अपील, कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि आप मास्क पहनकर रखिए। इस वक्त उत्तर भारत में
भयंकर स्मॉग है, उससे भी ये मास्क आपको बचाता है। इस स्मॉग की वजह से कोरोना का वायरस फिर से लौट सकता है, जैसा कि रणदीप गुलेरिया डॉक्टर साहब कहते हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज़ ने यह मुहिम चलाई है जिसका नाम है #MaskUpIndia। छोटी सी अपील है आप सबसे कि आप अभी भी कोरोना से लड़ने के लिए मास्क को पहन कर रखिए। बहुत से लोग मास्क पहन रहे हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब वो चेहरे आपके सामने स्क्रीन पर हैं जो लगातार अपनी तस्वीरों के जरिए मास्क अप इंडिया मुहिम को सफल बना रहे हैं। कोशिश ये है कि आपकी तस्वीरें दिखाकर हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। अगर आप मास्क पहनेंगे, मास्क वाली सेल्फी लेकर हमको भेजेंगे, तो हम इंडिया चाहता है मैं उस तस्वीर को ज़रूर दिखाएंगे। और अब आज की लीड स्टोरी पर अपनी राय मैं दोहराना चाहता हूं। मेरी राय यह है कि अब अलग अलग पेट्रोल और डीजल के दामों का एक ही इलाज हो सकता है कि तमाम ईंधन उत्पादों के दाम पूरे देश में एक से हों, यानी जीएसटी के दायरे में लाए जाएं। मेरी राय से अभी तक 87% लोग सहमत हैं, 13% असहमत हैं। आप अभी भी मिस कॉल के जरिए इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। 7823944001 सहमत के लिए और 002 आखिर में चेंज कर दें तो वो आप असहमत के लिए पोल कर सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।